हाँ जी दोस्तों, तो मीटिंग से पहले अब हमारे पास दो सेक्शन और रह जाते हैं, सेक्शन नंबर 119 और सेक्शन नंबर 120 मतलब 120। इन दो सेक्शनों को और करेंगे जो कि हमारा मीटिंग से पहले का पार्ट है। मतलब कि मीटिंग की जो चर्चा करने वाले हैं हम, जिसमें सेक्शन नंबर 96 से लेकर 100 तक की बात करेंगे और अलॉन्ग विद दैट सेक्शन नंबर 121 की बात करेंगे। उससे पहले तक हमारे पास दो सेक्शन और बच जाते हैं, सेक्शन नंबर 119 और 120, जो कि रिलेटेड है आपस में। तो इसलिए इन दोनों सेक्शन को हम एक साथ इसी पार्ट के अंदर खत्म करेंगे। सबसे पहले जो सेक्शन नंबर 119 है वो बात करता है इंस्पेक्शन की। इंस्पेक्शन किसकी हो रही है? मिनट्स बुक की। और मिनट्स बुक भी कौन सी वाली? सिर्फ और सिर्फ जनरल मीटिंग वाली। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ मिनट्स बुक वो नहीं है जो कि बोर्ड मीटिंग वाली है। सिर्फ मिनट्स बुक कौन सी वाली है? जो कि जनरल मीटिंग वाली है, मतलब मेंबर्स की मीटिंग वाली है। तो इसके इंस्पेक्शन के ऊपर आपका प्रोविजन आता है जो कि सेक्शन नंबर 119 बताता है। क्या बताता है कि आपने देखा पिछले सेक्शन में क्या कि भैया आपको जो मिनट्स बुक होंगे उसको प्रिजर्व करके रखना होता है परमानेंटली। और कहां पे उसको रखना होता है? उसको रखना होता है आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। और किसकी कस्टडी में रखा जाता है? तो रखा जाता है कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई और डायरेक्टर जिसको कि ऑथराइज किया गया हो बोर्ड के द्वारा, तो वो इसको अपनी कस्टडी में संभाल के रखेगा। तो उसी के ऊपर बात आती है कि भैया आपने रख तो लिया, साथ ही में आपको इसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। मतलब कि कोई भी मेंबर अगर बिजनेस आवर्स में आके इसको इंस्पेक्ट करना चाहे तो विदाउट एनी फीस, बिना कोई चार्जेस पे किए वो इंस्पेक्शन कर सकता है इन मिनट्स का। उसमें कोई उसको रोक नहीं सकता। फिर यहां बताया गया कि आप चाहो तो अपने आर्टिकल्स के अंदर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, कुछ भी इसके लेके आप प्रोविजंस वगैरह अपने फुलफिल कर सकते हो। लेकिन आप जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाओगे उसको लगाने के बावजूद आपको कम से कम हर एक दिन, हर एक बिजनेस डे वाले दिन कम से कम ओपन फॉर इंस्पेक्शन के लिए आपको 2 घंटे इसको रखना होगा। मतलब क्या हुआ कि सपोज आपको कह दिया कि बिजनेस आवर्स में रखना है, बिजनेस आवर्स हमारा सपोज 8-9 घंटे का होता है, आप कहते हो जी हम ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखेंगे 1 आवर के लिए, तो ये रेस्ट्रिक्शन आपका वैलिड नहीं होगा जो कि आपका आर्टिकल लगाता है। पर अगर आप कहते हो 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, तो वो आप कर सकते हो। मतलब इन्होंने बता दिया क्या सबसेक्शन 1 के अंदर कि भैया मिनिमम आवर्स जो होगा वो कितना होगा आपका 2, मिनिमम 2 आवर्स के लिए आपको हर दिन इसको ओपन फॉर इंस्पेक्शन रखना पड़ेगा। साथ ही में बात की जाती है कि अगर कोई भी मेंबर डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमें इन मिनट्स की कॉपी प्रोवाइड किया जाए, तो आपको उसको उसकी कॉपी भी अवेलेबल करानी पड़ेगी कितने दिनों के अंदर अंदर। तो जैसे उसने रिक्वेस्ट किया एंड अलॉन्ग विद दैट रिक्वेस्ट जो भी प्रिस्क्राइब फीस था आपके आर्टिकल के अंदर वो भी उसने जमा कर दिया, तो ये प्रोसीजर कंप्लीट होने के 7 दिनों के अंदर अंदर उसको उसकी कॉपीज जो है वो अवेलेबल हो जानी चाहिए। ऐसी बात करता है आपका सबसेक्शन नंबर 2। तो सबसेक्शन 1 बात कर रहा है इंस्पेक्शन की और सबसेक्शन 2 जो है वो बात कर रहा है इसकी कॉपीज को मिलने की। अब बात आती है सबसेक्शन नंबर 3 जो बात करता है कि अगर आपने सबसेक्शन 1 मतलब इंस्पेक्शन नहीं कराया और सबसेक्शन 2 मतलब उसकी कॉपीज प्रोवाइड नहीं करवाई, तो उसके ऊपर आपके ऊपर क्या लग जाएगा? पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। पेनल्टी क्या लगेगी? तो कंपनी की बात करें तो उसके ऊपर सीधा का सीधा 25,000 रुपए की पेनल्टी है और ऑफिसर की बात करें तो 5,000 रुपीज की पेनल्टी। और ध्यान ये रखना है कि ये जो 25,000 है, जो 5,000 है, ये ऑन ईच सच रिफ्यूजल है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने किसी एक मेंबर को मना किया तो 5,000 या 25,000 जो पेनल्टी है वो लग जाएगी। फिर दोबारा किसी को मना किया फिर जुड़ जाएगा, फिर दोबारा मतलब जितनी बार आपने 4 बार रिफ्यूजल किया तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। मतलब हर रिफ्यूजल के ऊपर ये पेनल्टी डिसाइड की गई है। फिर आपका सबसेक्शन 4 है जो कि ट्राइब्यूनल को पावर देता है। क्या पावर देता है? कि ट्राइब्यूनल को अगर पता लगा इसके बारे में कि ऐसी कोई कॉन्ट्रवेंशन किसी कंपनी में चल रही है और ट्राइब्यूनल को लगता है तो वो ये ऑर्डर कर सकता है। क्या ऑर्डर कर सकता है? कि भैया तुरंत के तुरंत इंस्पेक्शन कराया जाए एंड ये भी ऑर्डर कर सकता है कि जिस भी पर्सन ने आपसे इसकी कॉपी मांगी थी उसको कॉपी तुरंत मतलब फॉरथविथ अवेलेबल कराई जाए, उसको उसकी कॉपी तुरंत मिल जाए। ऐसा ऑर्डर ट्राइब्यूनल कर सकता है एज पर सबसेक्शन नंबर 4। तो ये 4 सबसेक्शन थे जिसके ऊपर पूरी पूरी बात आती है, इंस्पेक्शन के ऊपर, कॉपीज के ऊपर, पेनल्टी के ऊपर और ट्राइब्यूनल के पावर के ऊपर। नाउ एक छोटा सा यहाँ पे रूल और कवर हो जाता है, रूल नंबर 26 जो कि कॉपी के ऊपर ही बात करता है। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि भैया अगर कोई भी मेंबर रिक्वेस्ट करता है और फीस जमा कराता है तो 7 दिन के अंदर अंदर उसके रिक्वेस्ट या फीस जमा कराने के बाद के 7 दिनों के अंदर अंदर आपको अवेलेबल करानी पड़ेगी उसकी कॉपीज। अब फीस की बात वहां पे की गई थी, वहां पे कहा गया था प्रिस्क्राइब फी। वो प्रिस्क्राइब फी जो है वो रूल के अंदर क्लैरिफाई कर दिया गया, जिसमें कहा गया है क्या कि आप पर पेज के हिसाब से 10 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। पर पेज हो या पार्ट ऑफ द पेज हो, आप उससे मैक्सिमम 10 रुपीज पर पेज के हिसाब से चार्ज कर सकते हो। उससे ज्यादा चार्ज करने के लिए आप एंटाइटल नहीं हो। बाकी आपके आर्टिकल्स में 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए जो भी रखा हो चलेगा, लेकिन अगर आपका आर्टिकल कहता है कि नहीं 15 रुपए पर पेज चार्ज करेंगे तो वो आपका इनवैलिड माना जाएगा। फिर साथ ही में एक पॉइंट यहाँ पे और कवर हो जाता है इसके प्रोवाइजो के अंदर, वो क्या है
कि सपोज कोई मेंबर रिक्वेस्ट करता है आपसे, वो कहता है कि सर मेरे को हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, मतलब मेरे को प्रिंट आउट नहीं चाहिए, मुझे आप सॉफ्ट कॉपी में अरेंज करा दो, मुझे मेल कर दो मिनट्स की कॉपी। तो उस केस में वो आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता है। और रिक्वेस्ट कब तक की मिनट्स मांग सकता है? तो जब वो मिनट मांग रहा है उसके पीछे के 3 साल, 3 फाइनेंशियल ईयर के आपसे मिनट्स की कॉपी वो रिक्वेस्ट कर सकता है और आपको वो अवेलेबल करानी पड़ेगी। एंड अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे आप उससे कोई फीस भी चार्ज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो आपसे मांग रहा है कैसे? सॉफ्ट कॉपी के अंदर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि भैया सॉफ्ट कॉपी में हमें अवेलेबल कराई जाए मिनट्स, जो भी प्रीवियस जनरल मीटिंग हुई है, प्रीवियस जनरल मीटिंग कौन सी? तो जब आपसे मांगी गई उससे पीछे के 3 फाइनेंशियल ईयर में जो भी जनरल मीटिंग हुई होगी उन सभी की मिनट्स वो आपसे सॉफ्ट कॉपी में मांग सकता है और आपको वो प्रोवाइड करानी पड़ेगी और आप उससे कोई चार्ज नहीं कर सकते, कोई भी यहाँ पे फीस नहीं मांग सकते। तो ये सारी बात करके आपका सेक्शन नंबर 119 जो कि इंस्पेक्शन के ऊपर था। अब सेक्शन नंबर 120 आता है जो कि बेसिकली 3 रूल की चर्चा करेगा, रूल नंबर 27, 28 और 29। अब ये बेसिकली क्या कह रहा है? ये बात कर रहा है मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कि अब यहाँ पे इसने कंप्रीहेंसिव सेक्शन बना दिया। इसमें कह रहा है कि भैया जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स आपने पढ़ा, रजिस्टर पढ़ा, आपने रिटर्न्स पढ़े, मिनट्स पढ़े, जितनी चीजें आपने पढ़ी अभी तक में, इन सबको आपको मेंटेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर और इन सबका इंस्पेक्शन भी आपको कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। अब ये बेसिकली क्या है? कॉपीज भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो वो भी करनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। अब ये क्या है? ऑब्वियस बात है, ये क्या सभी कंपनी के ऊपर लग सकता है? नहीं लग सकता। जो छोटी कंपनी है वो कैसे सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करेगी? तो इसलिए यहाँ पे 3 रूल बताए गए, कहा गया इन 3 रूल के अकॉर्डिंग ये चीज अप्लाई की जाएगी। सबसे पहला जो रूल आता है वो बात करता है रूल नंबर 27, जो कि बात करता है कि किन किन कंपनीज को मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इसमें कहा गया कि सारी लिस्टेड कंपनी या फिर कोई भी कंपनी ऐसी जिसके अंदर कम से कम 1000 शेयर होल्डर, 1000 शेयर होल्डर्स या फिर डिवेंचर होल्डर्स या फिर एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर एग्जिस्ट करते हैं, तो उन सभी कंपनियों को अपने डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, रजिस्टर, मिनट्स, इन सभी चीजों को मेंटेन करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर और उसका इंस्पेक्शन भी करवाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। अब बात आई कि रूल नंबर 27 में इन सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपने मेंटेन तो कर लिया, अब इसकी सिक्योरिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी देखरेख कौन करेगा? तो उसके ऊपर आता है आपका रूल नंबर 28, जो बात करता है कि जो भी कंपनी का हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर जो भी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी है या फिर कोई भी डायरेक्टर या ऑफिसर जिसको कि बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया, बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि भैया ये रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी के लिए, तो ये सभी लोग जो है वो सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, इसकी मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसा कहा गया रूल नंबर 28 के अंदर। तो 2 लोगों को तो साफ साफ बता दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। एंड अलॉन्ग विद दैट अगर किसी भी डायरेक्टर या ऑफिसर को बोर्ड ने डिसाइड करके ऑथराइज कर दिया है तो ये सभी लोग जो होंगे ये रिस्पॉन्सिबल होंगे इसकी सिक्योरिटी के लिए और इसकी मेंटेनेंस के लिए एज पर रूल नंबर 28। फिर बात आती है रूल नंबर 29 की, जो बेसिकली ड्यूटी लगाता है। ड्यूटी किस चीज की लगाता है कि भैया जो भी ये मेंटेन किया जा रहा है इसको आपको अवेलेबल करना पड़ेगा फॉर इंस्पेक्शन। जो भी आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किया उसको अवेलेबल करना पड़ेगा फॉर इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन के लिए जो आपको अवेलेबल करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा? तो या तो आपको इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल करना पड़ सकता है या तो उसकी कॉपीज भी प्रोवाइड करनी पड़ सकती है। अब अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको रिकॉर्ड और मेंटेन करके रखा हुआ है तो आपको इंस्पेक्शन या फिर कॉपीज जो रिक्वायर्ड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी की जा सकती है, या फिर अगर इंस्पेक्शन करने वाला व्यक्ति ये चाहता है कि उसको इसकी कॉपीज मिले हार्ड कॉपीज की फॉर्म में, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में नहीं, तो वो आपसे वो भी डिमांड कर सकता है, वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है और आपको उस सॉफ्ट कॉपी का क्लियर रिप्रोडक्शन निकालना पड़ेगा। सिंपली कह सकते हो कि जो आपकी सॉफ्ट कॉपी उसका प्रिंट आउट निकालो तो वो साफ साफ पढ़ने योग्य होना चाहिए, वो निकाल के आपको अवेलेबल कराना पड़ेगा उसको हार्ड कॉपी में भी। लेकिन सॉफ्ट कॉपी जहां तक था वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है बात, लेकिन जहां पे भी हार्ड कॉपी की बात आ जाती है तो वहां पे कहा गया है कि आप आर्टिकल के अकॉर्डिंग कोई भी फीस चार्ज कर सकते हो, लेकिन वो जो फीस होगी वो 10 रुपए पर पेज से ज्यादा नहीं हो सकती, वो आपके इस रूल के अंदर कवर हो गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं आपकी जो कि उसके इंस्पेक्शन के रिगार्ड में आती है इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यू कंपनीज जिसके लिए मैंडेटरी है इसको रिकॉर्ड करना, मेंटेन करना, इसकी सिक्योरिटी संभालना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर। ठीक है जी, तो ये सारी बातें थी आपकी जो कि बिफोर मीटिंग्स थी, मतलब इसके अंदर हमने सारी चीजें देख ली हैं। अब अगली से जो आपकी बातें होंगी वो बातें होंगी मीटिंग्स के ऊपर, मतलब हम एजीएम और ईजीएम से रिलेटेड बातें करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर।